तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में आई बाढ़ के बारे में। आखिर इस बार बाढ़ के आने की क्या कारण है, क्यों इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, कितने जान माल का नुकसान हुआ और इसे रोकने और कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बारिश का मौसम आ चुका है। मई और जून में पड़े गर्मी से लोगों को बारिश से राहत मिल रही है, लेकिन बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई है। हम बात कर रहे हैं देवनगरी उत्तराखंड की, जहां तेज बारिश से आए बाढ़ ने लोगों की लाइफ को उथल पुथल कर दिया है। अभी कई जगह पर मानसून का आगमन भी नहीं हुआ और उत्तराखंड में बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश और दिल्ली NCR तक सब जलमग्न हो गया है। माना जा रहा है कि पूरे सीजन में जितनी बारिश राज्य में होनी है उसका 70% पिछले 2 दिनों में हो चुकी है। देश भर के कई इलाके में तेज बारिश बाढ़ का रूप ले चुका है, लेकिन आफत की इस बारिश ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में मचाई है। हालत इतनी खराब है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए NDRF के साथ साथ सेना को भी उतारना पड़ा है। आखिर इतने कम समय में इतनी ज्यादा बारिश होने का क्या रीजन है? क्यों पूरे महीने में होने वाली बारिश एक ही हफ्ते में हो गई? जानेंगे ये सब, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि बारिश कितनी ज्यादा हुई है और जान माल को कितना नुकसान पहुंचा है। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार जून के आखिर तक नॉर्मल से 10% कम बारिश हुई, जबकि जुलाई के शुरुआती 9 दिनों में ही नॉर्मल से 24 गुना ज्यादा बारिश हुई है। पश्चिम इलाके में 59% से ज्यादा बारिश हुई है। 8 और 9 जुलाई को नॉर्मल बारिश 8 मिलीमीटर होना चाहिए था, जबकि बारिश हुई है 103.8 मिलीमीटर, जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। 24 जून से अब तक लैंडस्लाइड की 31 और अचानक बाढ़ की 29 घटनाएं हुई है। इनमें अलग अलग राज्यों में 72 लोगों की जान जा चुकी है, 8 लोग लापता है और 300 से ज्यादा जानवरों की मौत हुई है। बाढ़ में घर, मकान और गाड़ियां तो बह गई, उफनती नदियों ब्रिज को भी अपने साथ बहा कर ले गई। नदियों में बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हिमाचल प्रदेश के औत में व्यास नदी पर बना करीब 100 साल पुराना लाल पुल बारिश में बह गया। हिमाचल प्रदेश में आखिरी 36 घंटों में लैंडस्लाइड की 14 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। अचानक बाढ़ की 13 घटनाएं हुई हैं। यहाँ 700 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई है। हथनीकुंड बैराग से डैम का पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी का वाटर लेवल 207 मीटर पर चला गया है। 12 जुलाई को यमुना नदी का वाटर लेवल 207 मीटर पर रिकॉर्ड किया गया, जो 1978 के बाद इस साल हुआ है। जैसे जैसे यमुना नदी का पानी बढ़ रहा है, वैसे वैसे यमुना नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है, जिनमें से एक दिल्ली भी है। यमुना नदी की लहरें दिल्ली वालों को डरा रहा है। यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली में रह रहे लोगों की हालत बेहाल है। इस बाढ़ में अब तक 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं अचानक बढ़ी इस बारिश के कारण की। आखिर क्यों एक महीने में होने वाली बारिश के 70% बारिश 2 दिनों में ही हो गया? तो भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं, वहां से उठने वाली एक खास तरह की बर्फीली मौसमी हवा उठती है, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। मेडिटेरेनियन सी से उठकर ये हवा ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचती है, और जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराती है तो यहाँ पर बादल ट्रैप हो जाते हैं, मतलब कि वो यहाँ पर इकट्ठे फंस जाते हैं। इसकी वजह से तेज बारिश होती है और इसी वजह से बादल फटते हैं और एक महीने में होने वाली बारिश 1-2 दिन में हो जाता है। और ठीक ऐसा ही इस बार के बाढ़ में हुआ है, जहां पर एक महीने में होने वाली बारिश का 70% बारिश 2 दिन में हो गई है। और सिर्फ यही कारण नहीं है, हमने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि बाढ़ आने का कारण या रीजन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस से इसका सीधा कनेक्शन है। और नेचर के साथ जो हमने छेड़छाड़ किया है, जैसे कि आज के समय में हमारे लिए कचड़े को कहीं भी फेंक देना नॉर्मल है, लेकिन यही कचड़ा हमारे लिए समस्या बन गई है। बारिश की वजह से नदियों में फेंके गए सारे गार्बेज पुल पर आकर जमा हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में तो परेशानी हो ही रही है। कचड़े की वजह से बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। नेचर ने हमेशा हमें फ्रेश हवा और फ्रेश पानी देना चाहा, लेकिन बदले में हमने नेचर को क्या दिया? कूड़ा और कचड़ा। हमारे ही फेंके गए कचड़े आज हमें वापस मिल रहे हैं। उत्तराखंड का ये बाढ़ उत्तराखंड में ही आए 2013 की बाढ़ की याद दिलाता है,
2013 में उत्तराखंड में आए बाढ़ का कारण झील है जो चौराबाड़ी ग्लेशियर के कारण बनी थी। यहाँ से मंदाकिनी नदी भी निकलती है और जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। पानी बढ़ने से ये झील फटी और आगे इसकी पानी कई लाख लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नदी में मिल गया, जिसका फ्लो पहले से ही काफी तेज था। ये भयंकर डिजास्टर था जिसने पूरे प्रदेश को एफर्ट किया था। यह डिजास्टर 16-17 जून 2013 में आया और कई लोगों को अपने मौत के मुंह में निगल गया। 2013 की बाढ़ में करीब 5700 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। ये डिजास्टर उत्तराखंड के धाम यात्रा जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और गौमुख को भी अफेक्ट कर गई थी। ये बाढ़ का बहुत भयंकर एफर्ट था। ज्यादातर लोगों की रहने की जगह, पीने का पानी और खाने को लेकर बहुत समस्या हुई थी। दूसरे प्रदेश और देश भर के सेना, नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस और फ्री हेल्प यूनिट ने उत्तराखंड में राहत के काम में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया। इस डिजास्टर के बाद सरकार ने कई सेवरल एप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाए और फ्लड मैनेजमेंट में भी सुधार के कई पॉलिसीज बनाए। 10 साल बाद 2023 में नेचर ने एक बार फिर से तहलका मचाया है। 2013 के बाद 2023 में भी आए बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पिछले कई दशकों से सरकार की ओर से बाढ़ कंट्रोल को लेकर प्लान्स बनाए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही पेश किए गए, लेकिन जमीन पर उसका कोई फायदा नहीं मिल सका। नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट भी जमीन पर नहीं उतार पाई। तमाम रिसोर्सेज के होते हुए भी देश के राज्य में हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही झेलने को मजबूर है। आइए एक नजर डालते हैं कि सरकार बाढ़ को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकती है। सबसे पहले बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने और उसे सही रास्ता देने के लिए डैम बनवाना बहुत जरूरी है। डैम के बनने में उसके कंस्ट्रक्शन पर अच्छे टेक्निकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है, जिससे पानी की ज्यादा और तेज बहाव के कारण डैम को कोई इफेक्ट ना पड़े। दूसरा, पानी की सप्लाई का प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। डैम, झील और नदियों को पानी को कंट्रोल करना, जिससे ज्यादा पानी रास्ते और लोगों के घर तक ट्रांसफर ना हो। तीसरा, पहाड़ी इलाकों में ट्रेसिंग और लैंड कंजर्वेशन की टेक्निक को यूज करना। ट्रेसिंग एक टेक्निक है जिसमें पहाड़ों को काट कर सीढ़ी बनाया जाता है। चौथा, बाढ़ की पॉसिबिलिटीज को मॉनिटर या निगरानी करने के लिए सेंसरी नेटवर्क को स्टैब्लिश करना जरूरी है, जिससे बाढ़ के संकेतों को पहचान कर अलर्टनेस बढ़ाई जा सके। पांचवा, लोगों को बाढ़ की इफेक्ट से बचने के लिए बाढ़ से रिलेटेड एजुकेशन और ट्रेनिंग देना जरूरी है। ये लोगों को बाढ़ से रिलेटेड प्रॉब्लम से अवेयर करेगा और उन्हें खुद को सेफ रखने में हेल्प मिलेगी। पर ये तो सारे टेम्पररी सॉल्यूशंस है। अगर हमें सीरियस वे में काम करना है तो ग्लोबल वार्मिंग के हो रहे कारणों पर ध्यान देना होगा। हमारी गलती की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है नेचुरल डिजास्टर रोकने के लिए हमें और कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।